हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो जब आप किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने नाम सुन रखा है, यूज भी डेली करते हैं अपने किचन में, LPG। नाम क्या है इसका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि गैस को लिक्विफाइड किया गया है। पेट्रोलियम गैस जो है उसको लिक्विड में चेंज करके आपको सिलेंडर में भर करके दिया जाता है और आप जो उसका प्रेशर रिलीज करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट होकर के आपके पास पहुंचता है। तो इसी इफेक्ट का यूज करके आप LPG का यूज कर रहे हैं। कैसे? तो देखिए, जब वो पेट्रोलियम गैस है, ऑब्वियसली जब गैस है तो फिर वो क्या है कि सॉलिड फॉर्म में तो है नहीं, गैसियस फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में जो है उसको प्रेशर डाल करके, हाई प्रेशर कर करके क्या होता है, इंक्रीज किया जाता है प्रेशर। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उसको पैक कर देंगे तो क्या होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, काम अपना आसान हो गया। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात करेंगे। कहने का मतलब यही ना हुआ कि द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी changed by changing the प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके हम लोग सॉलिड को गैस में नहीं कर सकते, लेकिन कर भी सकते हैं। सॉलिड को गैस में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के यदि प्रेशर आप रिलीज कर दो, कम कर दो, तो वो गैस में बदल जाएगा। वहीं पर जब आप LPG का, ये पेट्रोलियम गैस का ये प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। यानी कि दोनों काम किया जा सकता है। अब जब दोनों काम किया जा सकता है तो मैं आपको बता दूं, gases can be liquefied by applying pressure and lowering temperature। क्या कहा कि प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे या टेम्परेचर को डाउन कर देंगे, रिजल्ट अपना सेम दिखेगा। तो इसी में जब आप पिस्टन की बात करो, शायद आपने में से बहुत से लोगों ने पिस्टन ना देखा हो, तो साइकिल में जो पंप से हवा भरते हैं वो तो देखा होगा आपने। ये कुछ उसी तरह का सिस्टम होता है। पंप में आपका यहाँ छेद होता है जिससे पाइप निकलता है और आप वो साइकिल के ट्यूब में हवा देते हो। यहाँ वो छेद नहीं है, फर्क इतना ही है। इसमें क्या है कि गैस के पार्टिकल्स पूरा भरा हुआ था जैसे तैसे। हाँ, तो जब ये भरा हुआ था तो हमने क्या किया,
पिस्टन को पुश किया, पिस्टन पुश्ड इन, यानी कि अंदर की तरफ उसे हमने पुश किया। ये क्या था? तो पिस्टन था। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो सिस्टम है आपका वो क्या है? सिलेंडर। पिस्टन है, पिस्टन को जब आप दबाओगे तो क्या होगा? गैस का मॉलिक्यूल जो है वो दबेगा। और पढ़े भी तो हैं, गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो ये कंप्रेस जब करोगे यानी कि दबाओगे इसको तो क्या होगा? ये दब करके मान लो पिस्टन यहां पहुंच जाएगा। हाँ, तो पिस्टन जब यहां पहुंचेगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो नजदीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स गेट क्लोजर, ये क्या हो गए? नजदीक आ गए हैं। गैस के मॉलिक्यूल जो है वो पहले जो दूर दूर थे वह बहुत हद तक नजदीक आ गए हैं। कब? जब आपने पिस्टन को दबाया, यानी कि पिस्टन को कंप्रेस किया, गैस को कंप्रेस किया पिस्टन दबा करके, तो इसके मॉलिक्यूल्स नजदीक आए हैं। और यदि इसी काम को आप थोड़ा और ईमानदारी के साथ करेंगे, यहां पर पहुंचा दिए पिस्टन को, तो ये जो है गैस आपका क्या हो जाएगा? अब चूंकि पिस्टन को बहुत ज्यादा दबाया हमने, तो क्या हुआ? ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो नजदीक आए थे वो और ज्यादा नजदीक हो गए और फाइनली गैस क्या हो गया? लिक्विफाइड हो गया। यानी कि गैस पहले अलग अलग बहुत दूर में था, मॉलिक्यूल्स दबाएं तो थोड़ा नजदीक में आया, और दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से आपने देखा कि प्रेशर के इंक्रीज करने से गैस के स्टेट में चेंजिंग आ गया। इसी तरीके से यदि आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, जिसे हम लोग ड्राई आइस का नाम देते हैं, उसका भी यदि आप प्रेशर डिक्रीज नहीं, वहां प्रेशर, हाँ प्रेशर आप डिक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो गैस में बदल जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रेशर का भी कुछ इफेक्ट पड़ा। प्रेशर के साथ में क्या है? प्रेशर इंक्रीज करो और टेम्परेचर लो कर दो, तो आपका ये काम जो है तेजी के साथ होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना कि जब आप गैस को, कोई लिक्विड को टेम्परेचर देते हो तो वो गैस बनता है, और जब उसमें से आप टेम्परेचर निकालते हो तो वो गैस फिर से लिक्विड में बदल जाता है। तो टेम्परेचर जब लो करोगे, अब प्रेशर हाई कर दोगे तो काम तेजी से होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसके बाद की बात करेंगे, अमोनिया गैस की बात कर लें। अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या? तो NH3। ये जो अमोनिया है कैसे होगा? तो प्रेशर को हाई करो, टेम्परेचर को लो कर दो, तो अमोनिया आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात किए हैं। क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर के, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात किए, तो क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का चेंज होने पर स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर?
तो वो चेंज होता है। अब डिपेंड करता है कि कर किसके साथ में रहे हैं ये चेंजिंग। यदि आप गैस के साथ में कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो लिक्विड में बदलेगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करना चाह रहे हैं तो प्रेशर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस में बदल जाएगा। अब एक और टॉपिक है, नाम है उसका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी हिंदी में इसी को कहते हैं वाष्पीकरण। अब वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में बहुत अंतर है। आपने पढ़ रखा है वेपोराइजेशन क्या होता है। वेपोराइजेशन आपको वेपोराइजिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने क्या पढ़ रखा है, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सब्सटेंस गेट स्टार्ट टू बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट और वेपोराइजिंग पॉइंट। और जो प्रोसेस होगा वो बॉइलिंग या वेपोराइजेशन होता है। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड changing into vapor, वेपर को ही क्या नाम देते हैं, गैस का। कब, तो इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट is known as evaporation। क्या कहा कि वो प्रोसेस जिसमें कि कोई लिक्विड चेंज होगा वेपर या गैस में, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो वो प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है। आप देखते हैं कि जब आप आइस अपने फ्रिज में से निकालते हो, फ्रीजर में से निकालते हो, रेफ्रिजरेटर में से निकालते हो, तो आप क्या देखते हो, आप यदि आइस को रखो अपने आंख के आगे तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक वेपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या वो वेपोराइजेशन है? नहीं, वो इवेपोरेशन है। क्यों? क्योंकि वहां आप उसको बॉयल तो किए नहीं है, टेम्परेचर तो आपने अलग से दिया नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो वेपर तो बन रहा है, तो वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट हुआ। यानी कि वेपोराइजेशन अलग चीज है और इवेपोरेशन अलग चीज है। वेपोराइजेशन आपको बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, जबकि इवेपोरेशन आपको बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। यदि वाटर, अब मैं आपको बता दूं, इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पर होता है, लेकिन वेपोराइजेशन आपको बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन दोनों सुनने में कुछ एक जैसा लगता है, कैरेक्टर भी एक जैसा ही है, दोनों में वेपर ही बनता है। फर्क इतने का ही है कि एक में बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है, एक में बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये तो था आपका इवेपोरेशन का डिफिनीशन। Whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat। अब लेटेंट हीट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं
तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप पिछला वीडियो जाकर के देखेंगे, वहां से आपका क्लियर होगा। द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन must be supplied whenever a liquid changes into वेपर और गैस। क्या लिखा? टेम्परेचर कोई भी हो, इवापोरेशन की यदि बात करेंगे तो वो हमेशा होगा। मैंने भी आपको बताया नहीं कि टेम्परेचर कोई भी हो, इवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है। क्या होता है कि द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड। क्या है यहाँ? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बस उसको मिलना चाहिए, बाकी तो वो काम खुद हो जाएगा। जब कब? तो व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैस। जब लिक्विड को वेपर और गैस में चेंज होना है तो उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बस मिलना चाहिए, उतने में ही काम जो है आपका हो जाएगा। तो ये था आपका इवापोरेशन। अब इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स affecting evaporation। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला जो है वो आपका हो जाएगा क्या? तो टेम्परेचर। दूसरा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। चौथा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी। लास्ट में बचा क्या? विंड स्पीड। हवा के रफ्तार पर भी ये डिपेंड करता है। जहां ज्यादा तेज की हवा बहेगी वहां से इवेपोरेशन उतनी तेजी के साथ होगा। अब एक एक करके हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं, जिनका शायद पहला वीडियो हो, वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आपके पास हमारे चैनल के थ्रू जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे पहुंच जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। डे बाय डे आप लोगों के पास वीडियो अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप लोग सिंसियर वे में इन वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, और यदि कोई टॉपिक समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करेंगे। यहाँ जो पहला पार्ट था वो क्या था? तो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में बात कर लें तो क्या कहता है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases on increasing the temperature। क्या लिखा कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करेगा कब? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो किसका? तो लिक्विड का। इवेपोरेशन लिक्विड का ही ना होगा कि गैस का होगा कि सॉलिड का?
इसी को दूसरे शब्दों में भी तो कहा जा सकता है ना कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन हीटिंग द लिक्विड, क्योंकि बात तो एक ही ना हो जाएगा। अगला जो पार्ट है वो आपका क्या बताए थे, तो दूसरा जो पार्ट है वो था आपका क्या, तो सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का क्या कंडीशन है भाई, तो कहता क्या है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन increases on increasing the surface area of the liquid। क्या कहा कि यदि सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करेगा। कैसे, तो एक गिलास पानी यदि है आपके पास, 20 दिन रख दो वो पूरा का पूरा इवेपोरेट नहीं होगा, लेकिन उसी एक गिलास पानी को आप पॉलीथीन बिछा दो नीचे और उसके ऊपर उड़ेल दो, 2 घंटे के अंदर में, गर्मी के दिनों में 2 घंटा भी नहीं लगेगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि ग्लास के अंदर जब था तो उसका सरफेस एरिया कम था, लेकिन जब आप उसको किसी सरफेस पर फैला दोगे तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि उसका इवेपोरेशन तेजी के साथ होगा। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तीसरा जो हमने बताया वो क्या था आपका, ह्यूमिडिटी। अब यह ह्यूमिडिटी किस चिड़िया का नाम है, तो मैं आपको ह्यूमिडिटी के बारे में बता दूं कि ह्यूमिडिटी है क्या, तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर जो है ये हमें क्या बताता है, तो डिग्री ऑफ डैम्पनेस, अर्थात यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एयर में वाटर का कितना अमाउंट अवेलेबल है इस पर भी डिपेंड करता है। हवा में कितना अमाउंट में आपका वाटर मौजूद है इस पर डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी कितना है। तो कहता है कि व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, जब एयर का ह्यूमिडिटी कम होगा तो कहता है कि देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, हाई हो जाएगा। इवेपोरेशन रेट इज हाई एंड वाटर evaporates more rapidly, बहुत तेजी के साथ होगा। जब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कम हो जाएगा तो इवेपोरेशन जो है वाटर का वो तेजी के साथ होगा और वाटर जो है आपको बहुत तेजी के साथ उड़ जाएगा, हवा में चला जाएगा। लेकिन यही बात जब उलट के कह दिया जाए कि व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, जब हाई हो जाएगा तब
तो देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर यदि हाई हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका लो हो जाएगा, और तब आपका वाटर जो है, देन वाटर इवेपोरेट्स वेरी स्लोली। क्या कहा कि जब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हाई हो जाएगा तब रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका लो हो जाता है, कम हो जाता है, और तब वाटर क्या है, इवेपोरेशन जो होता है वाटर का वो धीरे धीरे होगा। अगला जो बात है जो आज लास्ट बचा हुआ है अब, वो क्या, तो विंड का स्पीड। फोर्थ पॉइंट है आपका विंड स्पीड। तो विंड स्पीड की यदि बात करें तो क्या कहता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड क्या होगा, मैंने भी बताया ना कि विंड के स्पीड के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, लिक्विड increases with increase in the increases with क्या लिखा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे जैसे विंड का स्पीड तेज होगा इवेपोरेशन उतनी तेजी के साथ होगा। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में, यदि हम ह्यूमिडिटी की बात कर लें तो बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एयर में वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। क्या होता है, इसलिए वहां क्या है कि कपड़ा जो सूखता है बहुत देर से सूखता है, लेकिन उसी में यदि हवा तेज हो, बरसात के समय में ही यदि आपका हवा तेज चल रहा हो तो कपड़ा आपका जल्दी सूख जाता है। तो इसलिए विंड के स्पीड के बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, और यदि विंड का स्पीड कम होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। अब एक लास्ट बात है वो ये कि इवेपोरेशन के वजह से ठंडक क्यों महसूस होता है। बहुत बढ़िया सवाल है, और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस कि भाई आप यदि ठंडक महसूस करते हो, जैसे हम लोग गर्मी में जब बहुत तेजी का, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं आप, हाँ साइकिलिंग जब तक कर रहे होते हैं तब तक उतना ज्यादा आपको गर्मी महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप साइकिलिंग करके उतरते हैं पूरा बॉडी जो है आपका पसीना से भीग जाता है। लेकिन उसी पसीने के भीगे हुए बॉडी के साथ यदि आप फैन के नीचे आ जाओ, फैन तेज रफ्तार से चल रहा है, तो क्या होता है कि आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसा आपको महसूस होता है कि आप एसी वाले रूम में हैं, होते नहीं हैं लेकिन फिर भी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर जो वाटर के स्वेट थे, यानी कि पसीने का जो बूंद था, वो बहुत तेजी के साथ इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वेपोराइज हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि आपको ठंडक महसूस होता है। क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि लैटेंट हीट पढ़ रखा है आपने। वो जैसे ही वेपर बनता है तो क्या होता है कि सारा का सारा लेकर के उड़ गया, तो उड़ गया तो भाई बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, ठंडक महसूस होगा। अब जब ठंडक महसूस होगा तो क्या करेंगे? पंखा बंद कर देंगे ना, पंखा चालू रखेंगे, गर्मी ना लगता है जी। अब आगे की बात है, अब एक लॉजिकल बात
आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में क्या किया, आइस क्यूब्स डाल दिए, भर दिए पूरा गिलास। किससे? तो आइस के क्यूब्स से। कहोगे सर ये तो आइस का गोली लग रहा है, तो भाई आप गोली ही समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वो गोली हो या फिर आइस का क्यूब हो, वो मैटर नहीं रखता है। तो इसमें क्या किया है हम लोगों ने, तो आइस का क्यूब भर दिया, मान लीजिए भर दिए क्यूब। तो आप क्या देखते हो, या क्यूब ना भी भरो, आप जब फ्रिज से बोतल निकालते हो, अपने घर के रेफ्रिजरेटर में से बोतल निकालते हो पानी वाला जिसमें पानी भरा हुआ है, तो आप क्या पाते हो, आप पाते ये हो कि उस बोतल के आउटर एरिया में, इस एरिया में वाटर के ड्रॉप जो हैं अवेलेबल हैं। बोतल तो नहीं लीक कर रहा था भाई, बोतल यदि लीक करता था तो आपको वाटर का लेवल नीचे हो जाता है ना, बोतल तो नहीं लीक कर रहा है। अच्छा बोतल लीक कर सकता है, मान लो बोतल लीक कर गया, स्टील का ग्लास लीक करेगा क्या, उसमें भी होता है। तो क्या है, क्यों हुआ ये चीज, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि इस ग्लास टम्बलर में जो आइस क्यूब्स था उसके वजह से इस ग्लास के इंटरनल का जो टेम्परेचर था वो तो डाउन हो गया, अगल बगल का टेम्परेचर हाई था, तो अगल बगल के एटमॉस्फेयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना, उसको ये ग्लास टम्बलर में जो क्यूब ऑफ आइस रखा हुआ ये क्या करेगा, कंडेंस करेगा, यानी कि ठंडा कर देगा। तो ठंडा करेगा तो क्या होगा, सारा का सारा वाटर आकर के इस ग्लास टम्बलर पर चिपक जाएगा। चिपक जाएगा मतलब फेविकॉल के जैसा नहीं चिपकेगा, आकर के इसके ऊपर आपको एडजस्ट हो जाता है। दिखता है कि भाई वाटर का ड्रॉपलेट्स है, कहां से आया, तो वो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर जो था उसको इसने कंडेंस किया, और वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपको एयर में मौजूद थे वो आपको इस ग्लास के ऊपर दिखने लगते हैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट?